तो लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले तो हमें अलग अलग तरह की लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। एक लाइन हम उसको बोलते हैं जो दोनों साइड कितनी भी एक्सटेंड की जा सकती है, यानी कि राइट साइड भी हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट साइड भी हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो बताओ इसकी लेंथ फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट? कितने बच्चे कह रहे हैं इनफाइनाइट लेंथ होगी। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड वर्ड बार बार यूज होगा इस चैप्टर में। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। तो क्योंकि यहाँ पर भी एरो है तो राइट हैंड साइड में भी मैं इसको कितना भी बढ़ा सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में भी एरो है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो जब आप किसी को एक्सटेंड कर सकते हो दोनों साइड तो आप उसको क्या बोलते हो? कैसी लेंथ होती है इसकी? इनफाइनाइट। ठीक है। इसके अलावा क्या इसको दोनों साइड से एक्सटेंड किया जा सकता है? कैन बी एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ाना। फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से ही हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। फिर बच्चों लाइन के बाद आता है एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कुछ ऐसा दिखता है। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? दो। मतलब ये भी फिक्स हो गया कि बस इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, ये भी फिक्स हो गया कि बस इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो बताइए कि इसकी लेंथ इनफाइनाइट लेंथ होगी या फाइनाइट? इसकी कैसी लेंथ होगी इसकी? चलो मैंने आपके सामने दो टाइप्स की लाइन बनाई है, एक सिंपल लाइन है और एक लाइन सेगमेंट है। दोनों में से किसको मेजर कर सकते हो स्केल की हेल्प से? किसको मेजर कर सकते हैं? लाइन सेगमेंट। क्योंकि फाइनाइट लेंथ इसी की है, क्योंकि इसकी लेंथ फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी, इसलिए मैं इसको मेजर कर सकता हूँ स्केल की हेल्प से। ओके, तो इसके दो एंड पॉइंट्स होने की वजह से इसकी लेंथ कैसी होती है? फाइनाइट। और इसके दोनों एंड पॉइंट्स ना होने की वजह से इसकी लेंथ कैसी होती है? इनफाइनाइट। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्लियर हो रहा है सभी को? इसके अलावा और क्या होता है बच्चों? इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट किसका आता है हमारे पास? रे की खास बात पॉइंट एंड वन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। तो एक एंड पॉइंट होता है इसके अंदर, रे के अंदर, और एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड अदर पॉइंट कैन बी एक्सटेंडेड। एक एंड पॉइंट मतलब फिक्स है वो पॉइंट, और एक पॉइंट ऐसा है जिसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड। बताओ फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ? कितने बच्चे कह रहे हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि एक एंड फिक्स नहीं है, उसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए इसकी लेंथ कैसी मानी जाएगी बच्चों? इनफाइनाइट। तो हमारे पास थ्री टाइप्स की लाइंस होती हैं। एक लाइन तो सिंपल है जिसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी, इसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है। एक लाइन ऐसी होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। और क्योंकि दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स हैं इसलिए इसकी लेंथ जो होती है वो फाइनाइट लेंथ होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। रे एक ऐसी लाइन है जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, उसको कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है, और इसी वजह से इसकी लेंथ कैसी मानी जाती है? इनफाइनाइट लेंथ। बताओ ये किस किस को क्लियर है? कितने बच्चे इसके बारे में पहले से जानते हैं? तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, बस हम इनको फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं। तो आपने हेडिंग बनाई है चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, उसमें फर्दर सब हेडिंग बनाएंगे बेसिक, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद ये सारी चीज़ें एज इट इज़ नोट करेंगे। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन हेडिंग बनाकर ये सारी चीज़ें एज इट इज़ नोट पढ़ते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स किस किसने सुना है? मैंने आपको एक और चैप्टर में बताया था। कौन से चैप्टर में बताया था? बताओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था कोलिनियर पॉइंट्स का, जो वर्कशीट में भी था आपके पास। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। तो अपने पास हेडिंग ना कॉन्सेप्ट ऑफ, अच्छा लाइंस बनाते जाना। जैसे अब आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना लाइंस वाला, तो एक लाइन खींच देना ताकि आपको पता रहे कि ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स।
कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। सो बच्चों, अगर आपके पास यू हैव 3 पॉइंट्स लाइक दिस और उन 3 पॉइंट्स को मिलाकर आप एक लाइन बना पा रहे हैं, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, कैसी लाइन आ रही है? स्ट्रेट लाइन। देन दीज 3 पॉइंट्स, लेट्स सपोज एक ए, एक बी और एक सी है, उन तीनों पॉइंट्स को नाम दे दिया ए बी सी। तो अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हम इन तीनों पॉइंट्स को बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अभी नोट मत करना, अभी समझने पर फोकस करो। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। बट अगर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आपने 3 पॉइंट्स मार्क किए हैं, लेट्स सपोज नाम चेंज कर रहा हूँ, इस बार पी क्यू आर एस दे रहा हूँ, एक पी, एक क्यू, एक आर, एस नहीं है सॉरी, पी क्यू आर एस। अब ये तीनों पॉइंट्स को मिलाकर क्या एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है? नहीं बन सकती है। अगर मैं कोशिश भी करूँगा तो एक लाइन तो ये बनेगी और ये दूसरी लाइन हो जाएगी, तो कितनी लाइन्स बन रही है इस बार? तो क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे? इस बार ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे। कोलिनियर पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ तभी हम किसी पॉइंट्स को बोलते हैं जब वो तीनों के तीनों पॉइंट्स किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाए करते हैं। किसके ऊपर लाए करते हैं? स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स हम तभी बोलेंगे जब वो किसके ऊपर लाए करेंगे? स्ट्रेट लाइन। क्या ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं? यस सर। तो ये क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। क्या ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं? नो सर। तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बताओ, कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है क्या? उन्हें तो ध्यान दो, कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन सकता क्योंकि वो तीनों पॉइंट्स को मिलाकर सिर्फ कैसी लाइन बनती है? स्ट्रेट लाइन। क्या नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बन सकता है बच्चों? ट्रायंगल। तो कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनता है कभी भी, आगे इसको यूज भी करेंगे कॉन्सेप्ट को। कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनता है, कोलिनियर पॉइंट से कैसी लाइन बनती है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन नॉन कोलिनियर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। हाँ, नॉन कोलिनियर पॉइंट की हेल्प से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट की हेल्प से हम ट्रायंगल जरूर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ट्रायंगल। तो फिलहाल सिर्फ मैंने आपको ये वैसी बेसिक सी चीज़ बताई है, उसको हम आगे यूज़ करेंगे, जब यूज़ करेंगे तब दोबारा बताऊंगा। फिलहाल कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट किस किस को क्लियर होगा? अगर स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे तो नॉन कोलिनियर। एनी डाउट एनीवन? Please note it down. Yes, sir. So if 3 points lie on a straight line, then these are known as collinear points. बाकी और भी अब बातें नहीं करनी, बिल्कुल भी देखते रहो, समझते रहो। तो अपने पास जहाँ पर आपने कोलिनियर पॉइंट्स वाला लिखा है स्टेट में, उसी के आसपास कहीं लिख लीजिए स्टार डालकर। If 3 points, स्टार डालकर लिख लीजिए लाइन, वहाँ जगह नहीं है तो ऊपर मार्जिन में भी लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। If 3 points lie on a straight line, if 3 points lie on a straight line, then they are known as collinear points. If 3 points lie on a straight line, then they are known as collinear points. If 3 points lie on a straight line, then they are known as collinear points. अगर 3 points हैं वो स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर स्ट्रेट लाइन पर लाइन नहीं कर रहे हैं तो कैसे गिनाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट हेडिंग बना रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। कैन एनीवन टेल मी एंगल कब बनता है? गुड, वेरी गुड। देखना जरा बोर्ड पर सभी बच्चे, ये एक रे है, ये एक रे, ठीक है, 2 रेज मैंने यहाँ पर बना। इन दोनों रेज का एक एक क्या है? एंड पॉइंट है आपके पास। ये एक एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है। रे का एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है, ये हमें पहले से पता है। अगर इन 2 रेज को मैं एक साथ कंबाइन कर दूँ, इनके एंड पॉइंट्स को एक साथ कंबाइन कर दूँ, तो इनके बीच में जो ये पार्ट बन रहा है
इस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? तो कार्तिक में डेफिनेशन बताइए। कार्तिक दोबारा बताओ एक बार सबको। अगर दो रेस को बैठा, अगर दो रेस को एंड पॉइंट से ज्वाइन किया जाए तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल। तो लिखो, if the end points of two rays are joined together, if the end points of two rays are joined together, then formation of angle takes place. Formation of angle takes place. ओके, तो अगर हम दो रेस के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? एंगल की। अब देखो बच्चों, बोर्ड पर देखते आना, सीखते आना। लेट्स सपोज इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी। तो आप मुझे एंगल का नाम बता सकते हो? एंगल, ये एंगल का साइन होता है, पहले तो ये ध्यान रखना। मैं कई बार इन चीज़ों को नोटिस करता हूँ कि बच्चों को एंगल और ट्रायंगल के साइन में ही कंफ्यूजन रहता है, पता ही नहीं चलता एंगल का साइन कौन सा है और ट्रायंगल का साइन कौन सा है। तो मैं आपको बहुत आराम से क्लियर कर देता हूँ। ये जो हाफ साइन बना हुआ है ये एंगल का साइन है। किसका साइन है? एंगल। और अगर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ तो किसका साइन है? ये ट्रायंगल। तो ये वाली मिस्टेक तो मैक्सिमम बच्चों से होती है, आप में से कोई भी इस मिस्टेक को नहीं करेगा। अगर मुझे किसी की भी मिस्टेक मिलेगी तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एंगल का साइन ये है और ये किसका साइन है? एक और चीज़, हम ज्योमेट्री की चैप्टर्स कर रहे हैं, ज्योमेट्री की चैप्टर्स में चीज़ें रटनी कम और समझने और प्रैक्टिस करने वाली ज़्यादा है। तो आपको चीज़ों को अब रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझना है और याद रखना है, ठीक है? और प्रैक्टिस करनी है जैसा। ये किसका साइन है? एंगल का नाम क्या है? एंगल के नाम रखने के तीन तरीके, या तो ए से शुरू करो, फिर बी, फिर जहाँ पर एंगल बन रहा है वो नाम बीच में आना चाहिए, वो वर्टेक्स बीच में आना चाहिए। तो एंगल ए बी सी। तो अब सबको पता होगा कि एंगल कहाँ बन रहा है? बी पॉइंट पर बन रहा है, ठीक है? दूसरा तरीका यहाँ से भी तो शुरू कर सकते हैं, सी बी। फिर से क्या ध्यान रखना है कि जहाँ एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स बीच में लिखा जाना चाहिए। जहाँ पर एंगल की फॉर्मेशन हो रही है वो वर्टेक्स का आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? सी बी ए। चाहे मैं इसको ए बी सी बोलूँ, चाहे सी बी ए बोलूँ, एक ही बात है। और क्या बोल सकते हैं इस एंगल को? सिर्फ एंगल बी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिर्फ एंगल बी। लेकिन इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, अभी आगे देखेंगे क्या वो रेस्ट्रिक्शन है। फिलहाल मैंने आपको एंगल के नेम लिखने के तीन तरीके बताए। एक तो ए से शुरू हो जाओ, ए बी सी। दूसरा सी से शुरू हो सकते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं हमको सी से शुरू होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सी से शुरू हो जाओ, सी बी। तीसरा सिंपल एंगल बी लिख दो। ये किस किस को समझ रहा है? ये इसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लेते हैं, वो समझ लेते हैं जो हमें पहले से पता। एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? कहाँ से कहाँ होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री। मान लेते हैं कि वो जो एंगल है वो फिलहाल x है, ठीक है? क्या मान लिया हमने एंगल को? x मान लिया। यहाँ लिख के देता हूँ, लेट एंगल इक्वल्स टू। तो जो हमारा एंगल है अगर वो 0 डिग्री से 90 के बीच में है, 0 से किसके बीच में है? 90। तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। कुछ केसेस में हम डायरेक्टली ये भी बोल देते हैं लेस देन 90। लेस देन 90। तो 0 से लेकर 90 के बीच में जो एंगल आएगा दैट एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल। ये चीजें मेरे साथ साथ नोट करते जाओ। टाइप्स ऑफ एंगल्स हेडिंग बनाकर, टाइप्स ऑफ एंगल्स हेडिंग बनाकर ये सारी चीज़ें मेरे साथ साथ नोटिस करते जाएंगे प्लीज। एक्यूट एंगल के बाद कौन सा आता है बच्चों? राइट एंगल। राइट एंगल में एक्स की वैल्यू डायरेक्टली कितनी होती है? एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है? एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होता है हम उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल के बाद कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा होता है ऑब्ट्यूज एंगल?
इसकी वैल्यू मोर देन 90 होती है और लेस देन 180 होती है, क्योंकि 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा। मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180। सो अगर कोई भी एंगल 90 से 180 की रेंज में आता है, जैसे कि 170 डिग्री, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ये सारी चीजें नोट डाउन करते जाइएगा प्लीज मेरे साथ साथ। टी-शर्ट के नेक्स्ट एंगल कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में हम कई बार इसको यूज करेंगे। स्ट्रेट एंगल कब होता है अभी तक? When the measure of an angle is exactly 180 degree, then the angle is known as straight angle. ठीक है। शिवांश, इसके बाद कौन सा आता है बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। आर्ना रस्तोगी रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है बेटा? आर्ना मल्होत्रा। इसकी वैल्यू 180 टू 360 के बीच में होती है। ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये एंगल 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। ठीक, सो मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। साथ साथ नोट करते आ रहे हैं सभी बच्चे? इसके अलावा और कौन सा होता है बच्चों? तो लास्ट में कंप्लीट एंगल कब बोलते हैं? जब एग्जैक्ट मेजर कितना होता है? 360। प्लीज नोट कर लीजिए सारी। पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। ये भी पढ़ा है ना हमने। अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम, लेट वन एंगल इक्वल्स टू x, अभी पहले समझ लेंगे एक बार बोर्ड पर, फिर नोट करेंगे। लेट वन एंगल इक्वल्स टू x, सेकेंड एंगल इक्वल्स टू y। अगर मेरे पास दो एंगल्स हैं, एक को मैंने क्या मान रखा है x और दूसरे को क्या मान रखा है y, तो अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई इन दो एंगल्स को प्लस करके, यानी कि x प्लस y करके 90 डिग्री आता है, क्या आता है इनका सम? 90। तो हम बोलेंगे कि x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। स्पेलिंग चेक करना सही है? आई नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो मेरे से कहता है कि भाई ये जो दो एंगल्स हैं इनको प्लस करके अगर 180 डिग्री आ रहा है, then these two angles are known as supplementary angles. तो अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 190 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अपने पास हेडिंग बनाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। और उसके बाद ये सब कुछ नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक्स पढ़े हैं, जिनको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं, उसमें हमने रे पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, तीनों में क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़ लिया। इन तीनों में से कौन सा ऐसा था जिसको हम मेजर कर सकते हैं? कौन है? लाइन सेगमेंट। ना ही रे को मेजर कर सकते हैं, ना ही लाइन को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की इनफाइनाइट लेंथ होती है। फिर हमने पढ़ा था कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। अगर तीनों पॉइंट्स या तीन से ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन ही होते, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स, और अगर नहीं कर रहे हैं तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था एंगल्स का। जब हम दो रेस को आपस में मर्ज कर देते हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल का नाम लिखना सीखा था, या तो ABC या CDA, या फिर जहाँ पर एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स बीच में आना चाहिए। फिर हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स डिस्कस किए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। फिर
हमने डिस्कस किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। अगर दो एंगल्स को सम करके 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, और अगर 180 आ रहा है तो क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हेडिंग बनाओ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स, चलो फिर पूछता हूँ, फिर से पूछता हूँ, ध्यान देना, पेन रख दो थोड़ी देर के लिए, बोर्ड पर ध्यान। बताओ इस एंगल का नाम। देखते रहना, पेन मत चलाना, सिर्फ दिमाग चलाना, काफी कुछ बताने वाला हूँ, काफी कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, एंगल का नाम क्या है बच्चों? और क्या रख सकते हैं? और क्या रख सकते हैं? ये किस किस को समझ आ रही है? लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और रे बना देता हूँ तो अब इस बी वाले वर्टेक्स पर दो एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है, एक ये और एक ये। तो अब मैं इसको एंगल बी नहीं बोल सकता। सुनना ध्यान से, अगर मैंने बीच में से इस एंगल को डिवाइड कर दिया है तो अब वो एक एंगल नहीं रहा, अब वहां पर कितने एंगल बने हैं? 1। कितने एंगल्स हो गए? 2। तो अब मैं खाली एंगल बी नहीं लिखूंगा। अब अगर मैं एंगल बी लिखूंगा तो वो गलत माना जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लिखा है एंगल बी तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है एंगल 1 है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है एंगल 2 है ना, जबकि वो तो पूरा एंगल है। समझ आ रही बात? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, अभी तो ये बहुत छोटा सा कंफ्यूजन लग रहा है, जब आगे कॉम्प्लेक्स फिगर्स पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को करने के लिए। ठीक है, अगर मैंने खाली एंगल बी लिख दिया तो आपको मेक श्योर करना है अपने माइंड में कि एंगल बी का मतलब है ये पूरा एंगल, फिर इस वाले एंगल और इस वाले एंगल से कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर हो रही है सभी को ये बात? तो इट्स बेटर कि पूरा नाम लिखो ABC या फिर CB। ये किस किस को क्लियर हो रही है? आप एंगल बी भी लिख सकते हो, लेकिन आपको फिर मेक श्योर करना पड़ेगा कि एंगल बी का मतलब ये पूरा एंगल है। क्लियर हो रही है सभी को ये बात? और चीजें पढ़ते हैं, और चीजें दो एंगल्स बनते हैं, इसको एंगल 1 बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ एंगल। एंगल 1 का नाम कौन कौन बता सकता है? नेम अभिमन्यु। एंगल 1 के नेम के लिए A, B और फिर कहाँ जा रहा है? तो एंगल 1 का नेम क्या होगा? AB। कोई और नाम भी हो सकता है? भाभी यहाँ से भी तो कर सकते हैं D, B। और क्या नाम हो सकता है इसका? एंगल DB। बट मेक श्योर करना है कि B कहाँ आना चाहिए? बीच में आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। क्या इसको खाली एंगल B लिख सकता हूँ? खाली एंगल B नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल B का मतलब तो ये पूरा एंगल होगा। हाँ या ना? ये किस किस को क्लियर है बातें? ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन करते हुए ये सारी गलतियाँ बच्चे करके आते हैं पेपर के अंदर। तो एंगल 1 को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट एंगल 2? अर्णव गुप्ता, DBC। ठीक है बच्चों ये बात? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? DBC। अक्षता मित्तल, और क्या लिख सकते हैं इसको? और क्या लिख सकते हैं बच्चों? CBD। बस मेक श्योर क्या करना है? बी सेंटर में आना चाहिए। क्या मैं खाली बी लिख सकता हूँ इसको? खाली बी नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि बी का मतलब तो पूरा एंगल होगा। ये किस किस को समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ये एंगल और ये एंगल सेम वर्टेक्स पर बन रहे हैं। किस वर्टेक्स पर बन रहे हैं? बी पर। तो इनका वर्टेक्स क्या है? जैसे कि इसमें क्या बना हुआ है? बी। क्या इस एंगल और इस एंगल की एक कॉमन रे है? रे तो बोलते हैं इसको। तो इनके पास एक कॉमन रे भी है, कॉमन रे। कॉमन रे का नाम बताना बच्चों। बी से बी। ठीक है, उस कॉमन रे का नाम क्या है? बी।
क्या दो डिफरेंट रेस भी हैं? टू डिफरेंट रेस। वो दो डिफरेंट रेस कौन कौन सी है बच्चों? एक तो BC है और एक AB या BA। हाँ, तो वो दो डिफरेंट रेस कौन कौन सी है? BC एंड BA। BC एंड BA। तो एडजेसेंट एंगल्स हम उन दो एंगल्स को बोलते हैं जो कि एक दूसरे के बराबर में है। एडजेसेंट एंगल्स मतलब बराबर वाले एंगल्स कहलाया जाता है। अगर मैं सिंपल साफ शब्दों में बताऊं तो बिल्कुल बराबर में जो एंगल बन रहा है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? कि उन बराबर वाले एंगल्स का वर्टेक्स क्या होना चाहिए? सेम। तो इन दोनों का वर्टेक्स सेम है। वर्टेक्स कौन है? B। उन दोनों बराबर वाले एंगल्स में एक कॉमन रे होनी चाहिए। वो कॉमन रे कौन सी है? BD। ठीक है। और दूसरी चीज ये है, तीसरी चीज ये है कि उनके पास दो डिफरेंट रेज होनी चाहिए, क्योंकि कौन कौन है? BC और BA। तब जाकर हम उनको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल हम सिर्फ और सिर्फ तब बोलते हैं जब वो दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर में हो, उनका वर्टेक्स कॉमन हो, उनकी एक रे कॉमन हो, और उसके अलावा उनके पास दो डिफरेंट रेज भी निकल रही हो। ठीक है, बताओ ये किस किस को समझ आएगा? ये बार बार यूज होगा और यही सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है पेपर के अंदर। टेस्ट के टाइम पर बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में मिस्टेक करते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में फिट करके चलते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन एडजेसेंट एंगल्स की, बिल्कुल प्योरली NCERT वाली डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। लिखो जरा अपने पास। टू एंगल्स आर एडजेसेंट, टू एंगल्स आर एडजेसेंट if they have a common vertex. Two angles are adjacent if they have a common vertex. एक तो उनके पास क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स, कॉमा अ कॉमन आर्म। अ कॉमन आर्म, इनको आर्म्स बोलते हैं। ये जो रेज जा रही है ना, इन्हीं को आर्म्स बोलते हैं, ARM। अ कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए जैसे कि इसमें है। एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स। और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, क्योंकि इसके लिए अलग है और इसके लिए अलग है, वो कैसे होनी चाहिए? आर ऑन द डिफरेंट साइड्स। देख लो, आर ऑन द डिफरेंट साइड्स, आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन, आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन। अभी जल्दी से बताना बच्चों, मुझे फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, कोई चीज़ पूछ रहा हूँ, बस नाम थोड़ा सा चेंज कर। ठीक, इसका नाम रख दिया स्मॉल a, इसका नाम रख दिया स्मॉल b। कुछ भी रख सकते हैं, पहले 1 और 2 रख दिया था, अब क्या रखा है? A और B। तो कुछ भी अपनी साइड से हम नाम रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। फिर मैं आपसे दोबारा से पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ, A का और क्या नाम हो सकता है? PQS या फिर SQ, PQS या फिर SQ। सारे मेथड्स हमें आने चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन में कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन में गिवन भी किसी भी मेथड से हो सकता है। उसके बाद एंगल B, क्या A और B एडजेसेंट एंगल्स हैं? Yes, sir. बराबर बराबर बन रहे हैं? Yes, sir. A and B are adjacent angles. बट एडजेसेंट एंगल्स तो तब बोलते हैं जब उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो। क्या इनके पास कोई कॉमन वर्टेक्स है? Yes, sir. कौन है इनका कॉमन? ये भी Q पर बन रहा है और ये भी किस पर बन रहा है? Q। तो कॉमन वर्टेक्स कौन हो गया? ये किस किस को क्लियर हो रही है बात? एडजेसेंट एंगल्स तो तब बोलते हैं जब इनके पास कॉमन आर्म हो। कॉमन आर्म कौन सी है? QS एक ऐसी आर्म है जो A के साथ भी है और B के साथ भी है। तो QS is the common arm. Clear till now? Yes, sir. उसके बाद कैसी आर्म्स होनी चाहिए? दो नॉन कॉमन आर्म्स, डिफरेंट आर्म्स होनी चाहिए। So टू नॉन कॉमन आर्म्स, दो नॉन कॉमन आर्म्स। देखकर कौन कौन सी हैं? PQ, PQ और QR। क्या होंगी बच्चों? PQ एंड QR। तो दो नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हो गई? PQ एंड QR।
बताइए ये किस किस को क्लियर होगी। और वो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स में कॉमन वर्टेक्स जरूर आएगा क्यू। कॉमन वर्टेक्स कौन था? क्यू। तो क्यू इसमें भी आएगा, क्यू इसमें भी आएगा, और जो कॉमन आर्म है क्यू उसमें भी आएगा। जो कॉमन वर्टेक्स होता है वो सब में आता है, कॉमन आर्म में भी आता है और नॉट कॉमन आर्म में भी आता है। तो अब हम इन दोनों एंगल्स को क्या बोल सकते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो डेफिनेशन लिख लिए, बाकी सब बोर्ड से कॉपी कर लीजिए, फिगर बना लीजिए, बाकी सारी चीजें एज इट इज। इज देयर एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ ली, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लिए, ठीक है। इसके अलावा हमने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है इसमें? वो भी पढ़ लिया हमने। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, सबको सब कुछ क्लियर है। कल से इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं डायरेक्टली।